मूवी की शुरुआत में हम कैरोलिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ कहीं पर जा रही थी। तभी उसकी नजर पड़ती है कुछ लोगों पर जो इधर उधर भाग रहे थे। जब वो बाहर जाकर के देखती है तो उसे गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल कुछ लोग लोगों को ढूंढ ढूंढ कर के नासा के रॉकेट में बिठा रहे थे। ये देख कर के कैरोलिन अपनी बेटी के साथ कार में ही छुप कर के बैठ जाती है, लेकिन उन दुश्मनों ने उन्हें देख लिया था। वो कैरोलिन की गाड़ी के पास आते हैं और उसकी बेटी को निकाल कर के ले जाते हैं। कैरोलिन भी बेहोश हो गई थी। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और कुछ समय बाद हम कैरोलिन को देखते हैं एक ट्रेन में। तभी अचानक से उस ट्रेन को रोक दिया जाता है। तभी सार्जेंट आता है और नाम चिल्लाने लगता है कैरोलिन का। तब कैरोलिन बाहर आती है और सार्जेंट से कहती है कि ये मेरा स्टॉपेज नहीं है। तब सार्जेंट उसे नए ऑर्डर दिखाता है और कहता है कि तुम्हें यहीं पर उतरना पड़ेगा। तभी नीलैंड नाम का एक और सोल्जर आता है कैरोलिन के पास और उसे लेकर के बैठ जाता है अपनी गाड़ी में ताकि वो उसे बेस की तरफ लेकर के जा सके। वो रास्ते में बात करने लगता है कैरोलिन से कि वो कहाँ रहती है और कहाँ तक पड़ी हुई है। तब कैरोलिन सारी बातें बताने लगती है उसे। कुछ ही देर बाद नीलैंड अपनी गाड़ी को रोकता है एक रिफ्यूजी कैंप के पास ले जाकर और कैरोलिन से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम गाड़ी से बाहर मत आना। इतना कहने के बाद वो रिफ्यूजी कैंप में चला जाता है, लेकिन काफी टाइम हो जाने के बाद भी वो वापस नहीं आता। तब कैरोलिन गाड़ी से बाहर आती है नीलैंड को देखने के लिए, लेकिन तभी बहुत सारे रिफ्यूजी आ जाते हैं और गन पॉइंट कर देते हैं कैरोलिन पर ताकि वो लोग इस गाड़ी पर कब्जा कर सके। लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि कैरोलिन एक लेडी पुष्पा है। वो अचानक से अपनी गन निकालती है और एक एक करके मारना शुरू कर देती है सबको। उन सारे रिफ्यूजी के पिछवाड़े में रसिया का रॉकेट डालने के बाद वो फिर से आकर के बैठ जाती है गाड़ी में और अकेली ही उस गाड़ी को लेकर के पहुंच जाती है बेस कैंप। यहाँ पर भी गन पॉइंट कर देते हैं सभी लोग उस पर। तब कैरोलिन कागज दिखाती है कि वो कौन है। कागज देखने के बाद वो लोग अंदर जाने देते हैं उसे। अंदर जाने के बाद वो करीम मलिक और ग्रैंडविक नाम के अपने साथियों से मिलती है। जब ये सभी लोग अपने अपने बारे में बता रहे थे तभी इनके पास आती है कैप्टन फोर्सबर्ग और इन्हें लेकर के जाती है एक टकले कैप्टन राड के पास। राड इन सबको बिठाता है और कैप्टन से कहता है कि इन्हें मिशन के बारे में बताए। तब कैप्टन इन्हें बताती है कि हम एक एक करके अपने सारे कैंप को खोते जा रहे हैं क्योंकि हर जगह रिफ्यूजी आकर के हमारी बैंड बजा रहे हैं और अगर जल्दी ही हमने उन्हें नहीं रोका तो हमारे हाथ से सारी चीजें चली जाएंगी और हमारे पास रहेगा सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू। और अगर ये सिविल वॉर खत्म नहीं हुआ तो बचे कुछ लोग भी मारे जाएंगे। इसलिए इस सिविल वॉर को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। हमारे पास 2 कैप्सूल्स हैं, हमें कैसे भी करके उन्हें हमारी रिसर्च फैसिलिटीज में ले जाना होगा ताकि उस पर रिसर्च हो सके और सिर्फ उसी चीज के जरिए से सिविल वॉर को रोका जा सकता है। लेकिन वहां तक पहुंचने में हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वहां तक कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती क्योंकि पूरा का पूरा रास्ता बर्फ से ढका हुआ है। वहां पर बस एक ही तरीके से जा सकते हैं और वो है स्केटबोर्ड। इसीलिए ये मिशन दिया जा रहा है तुम लोगों को। अब तुम लोगों को स्केटिंग करके पहुंचना होगा उस रिसर्च फैसिलिटीज तक। ये सारी बातें बताने के बाद ये टकला कहता है कि इस मिशन का नाम होगा ब्लैक क्रैब। उस टकले कर्नल की बातों को सुनने के बाद कैरोलिन कहती है कि ये तो एक तरह से खुदकुशी करना होगा क्योंकि हमें 100 मील से ज्यादा का सफर सिर्फ स्केटिंग के जरिए से करना होगा जहां पर ठंड भी बहुत ज्यादा होगी और दुश्मन भी आसपास होंगे और ज्यादातर अंधेरा होगा। अगर हम लोग वहां पर गए तो फिर जिंदा वापस कभी भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि वहां पर मौत हर वक्त हमारे सर पर मंडरा रही होगी। कैरोलिन की बातों को सुनकर के टकले कर्नल का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में कहता है कि मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ बल्कि ये मेरा ऑर्डर है। तुम लोगों को ना चाहते हुए भी वहां पर जाना होगा। इतना कहने के बाद वो सबको यहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन कैरोलिन को यहीं पर रोक लेता है। फिर कैरोलिन से कहता है कि तुम्हारी बात एकदम सही है, ये मिशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है लेकिन अगर इंसानों को बचाना है तो किसी न किसी को इस मिशन को पूरा करना ही पड़ेगा। वो कैरोलिन से कहता है कि अगर तुमने इस मिशन को पूरा कर दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे प्यारा तोहफा दूंगा। इतना कहने के बाद वो कैरोलिन को फोटो दिखाता है उसकी बेटी की
और कहता है कि ये किसी रिफ्यूजी कैंप में है, इसलिए तुम मिशन को पूरा करो और हम ढूंढ करके लाएंगे तुम्हारी बेटी को। इतना कहने के बाद वो अपनी बेटी की फोटो लेती है और चली जाती है यहाँ से। तभी यहाँ पर कैप्टन फोर्सबर्ग आती है और इन लोगों को साथ ले जाने वाला सामान देती है, जिसमें गन, रस्सी, टॉर्च वगैरह थी। हर एक बैग का वजन 20 किलो था। फिर वो इन्हें कैप्सूल देती है मोर्फिन और साइनाइड का और कहती है कि तुम सब अच्छी तरीके से जानते हो कि इसका यूज कब करना है। इसके बाद कैप्टन कहती है कि तुम लोग आराम कर लो और सुबह होते ही हमें निकलना होगा। जब रात को ये सभी लोग सो रहे थे तभी अचानक से दुश्मन इन पर अटैक कर देते हैं। तब कैप्टन इनसे कहती है कि फौरन यहाँ से निकलो। ये सभी लोग फौरन सामान उठाते हैं अपना और बेस कैंप के पीछे वाले रास्ते से भाग जाते हैं। तभी ने आगे वो टकला कर्नल मिलता है जिसके साथ नीलैंड भी था, जो अब वापस आ चुका था। वो टकला कर्नल इन्हें 2 कैप्सूल देता है और कहता है कि इन्हें सेफली ओडो के रिसर्च सेंटर में पहुंचाना होगा। ये लोग उन कैप्सूल्स को फोर्सबर्ग के बैग में रख देते हैं। इसके बाद ये सभी उस नदी में उतर जाते हैं जो बर्फ से जमी हुई थी। अब से कैप्टन फोर्सबर्ग इन सब की इंचार्ज थी और वो टकला इन सब को मौत के मुंह में भेज करके खुद वहीं पर रुक जाता है। इन सभी को सिर्फ रात में ही अपने सफर को करना था और दिन में किसी कोने में छुप करके रहना था ताकि दुश्मन इन्हें ना देख सके। और जिस जमी हुई नदी पर ये स्केटिंग कर रहे थे उसका भी कोई भरोसा नहीं था। अब ऐसे ही चलते चलते इन्हें सुबह हो जाती है। ये सभी लोग बुरी तरह से थक चुके थे, इसलिए एक जगह पर रुक जाते हैं आराम करने के लिए। मलिक कहता है कि यहाँ पर दुश्मन हमें आराम से देख लेंगे, इसलिए यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है। फिर जैसे ये लोग यहाँ से चलने लगते हैं तभी अचानक से बर्फ की परत टूट जाती है और कैप्टन फोर्सबर्ग उसमें गिर कर के मारी जाती है। अब किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। तभी अचानक से कैरोलिन कूद जाती है पानी के अंदर और वो फौरन एक चाकू की मदद से डूबती हुई कैप्टन फोर्सबर्ग के कंधे से बैग को उतार लेती है। इसके बाद वो उस बैग को लेकर के आ जाती है पानी से बाहर। दरअसल इस बैग में वो कैप्सूल थे जिन्हें ओडो के रिसर्च सेंटर तक पहुंचाना था। इसके बाद ये लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद इन्हें घर नजर आता है। तब ये बड़े ही चौकन्ने होकर के जाते हैं उसके अंदर। ये उस घर को अच्छे से चेक करते हैं, फिर आग जलाते हैं वहाँ पर। बर्फीले पानी में कूदने की वजह से कैरोलिन की उंगलियां भी काम नहीं कर रही थी, लेकिन आग के पास बैठकर के उसे थोड़ी राहत मिलती है। इसके बाद ग्रैंडविक कहता है कि अब हमें क्या करना है। तब मलिक कहता है कि अब लेफ्टिनेंट नीलैंड ही हमारा इंचार्ज होगा, लेकिन कैरोलिन को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो कहती है कि नीलैंड उसे मरता हुआ छोड़कर के कहीं जाकर के छुप गया था, लेकिन मलिक कहता है कि अब से हम नीलैंड के ही ऑर्डर को फॉलो करेंगे। फिर ये सभी लोग आराम करते हैं थोड़ी देर के लिए। जब कैरोलिन की आंख खुलती है तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। जब वो घर के बाहर जाकर के देखती है तो क्रीमी किसी से बात कर रहा था। इसके बाद ये लोग हेलीकॉप्टर को देख कर के आ जाते हैं घर के अंदर और फौरन आग बुझा कर के छुप जाते हैं झाड़ियों में जाकर। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर आकर के उस घर को बम से उड़ा देता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर जाता है कैरोलिन गन पॉइंट कर देती है क्रीमी पर और कहती है कि मैंने इसको किसी से बात करते हुए देखा था। जब वो कैरोलिन से गन छीनने की कोशिश करता है तो मलिक दबोच लेता है उसे और पूछता है कि चुपचाप बता तू कौन है, नहीं तो अभी यहीं पर काम तमाम कर दूंगा तेरा। तब क्रीमी कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, वो BSF-28 में कम्युनिकेशन ऑफिसर है। इसके बाद ये पांचों फिर से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं और कई घंटे लगातार चलते रहते हैं। तभी अचानक से क्रीमी ठोकर खाकर के गिर जाता है नीचे। जब ये ध्यान से देखते हैं तो वहाँ पर चारों तरफ लोग जमे हुए पड़े थे। इसका मतलब था कि यहाँ पर भारी कत्लेआम हुआ था। लेफ्टिनेंट कहता है कि हमें अपनी लाइट को बंद करके आगे बढ़ना होगा। फिर ये सभी आगे बढ़ते रहते हैं। फिर एक जगह बर्फ की चट्टान पर जाकर के रुक जाते हैं। कुछ ही देर बाद अचानक से एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और गोलियों की भारी बरसात कर देता है इन पर। अब ये सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए जिसे जहां भी जगह नजर आई वो वहां पर जाकर के छुप गया। थोड़ी देर बाद वो हेलीकॉप्टर चला जाता है यहाँ से। इसके बाद ये सभी लोग फिर से इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद ये पास ही बने हुए कैंप्स में जाते हैं आराम करने के लिए। ये उन्हें अच्छी तरीके से चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी इन्हें एक घर में लाइट जलती हुई नजर आती है। ये बड़े ही चौकन्ने होकर के जाते हैं उस घर में। वहाँ पर एक बूढ़ा कपल रह रहा था। वो इन्हें बताता है कि हम सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, जब भी यहाँ पर कोई आता है तो हम कहीं पर जाकर के छुप जाते हैं।
फिर आंटी इन सबको खाने के लिए कुछ देती है। जब सभी लोग टेबल पर बैठकर के खाना खा रहे थे तभी अचानक से कैरोलिन के हाथ से एक चम्मच नीचे गिर जाता है। जब वो नीचे झुकती है उस चम्मच को उठाने के लिए तभी उसे टेबल के नीचे एक मशीन गन दिखाई देती है। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो बूढ़ा अंकल इन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन ये सभी बच जाते हैं और उस अंकल और आंटी को मार कर के पहुंचा देते हैं दूसरी दुनिया में। इस गोलीबारी में एक गोली क्रीमी के भेजे में जाकर के लगी थी, इसलिए उसका भी यहीं पर काम तमाम हो गया था। मलिक को भी एक गोली लगी थी लेकिन फिर भी वो किसी को कुछ नहीं बताता, लेकिन लेफ्टिनेंट को पता चल जाता है। तभी क्रीमी के वॉकी टॉकी में किसी की आवाज सुनाई देती है। सामने वाली लड़की खुद को F-28 कम्युनिकेशन ऑफिसर बताती है। इसका मतलब था कि क्रीमी सच बोल रहा था। तब ये सभी लोग क्रीमी को सॉरी कहकर के निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफर पर। मलिक की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी लेकिन फिर भी वो चले जा रहा था। फिर ये एक जगह पर रुक कर के मलिक के जख्म को चेक करने लगते हैं, लेकिन मलिक किसी को भी हाथ लगाने नहीं देता और कहता है कि चलो मैं एकदम ठीक हूँ। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी कैरोलिन कहती है कि दूर एक जहाज है, हमें कैसे भी करके वहां तक पहुंचना होगा। इसके बाद ये लोग चलते हुए उस जहाज तक पहुंच जाते हैं। कैरोलिन अपने साथियों से कहती है कि मलिक को अंदर ले जाने में परेशानी होगी, इसलिए हम इसे यहीं पर छोड़ देंगे, लेकिन ग्रैंडविक ऐसा करने से मना करता है। लेफ्टिनेंट कहता है कि हम इसे खाना और पानी देंगे, फिर ओडो रिसर्च सेंटर जाकर के हम इसके लिए मदद लेकर के आ जाएंगे। तभी ग्रैंडविक उन कैप्सूल्स को निकाल लेता है और कहता है कि मुझे जानना है कि आखिर इसके अंदर है क्या, जिसके लिए हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लेफ्टिनेंट उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो किसी की बात नहीं मानता और उसे खोल देता है। दरअसल ये एक बायोलॉजिकल वेपन था जिसे देखकर के मलिक कहता है कि ये सिर्फ सिविल वॉर को खत्म नहीं करेगा बल्कि ये तो सब कुछ खत्म करके रख देगा। फिर मलिक कहता है कि तुम लोग जाओ और मैं यहीं पर रुकूंगा। अब कैरोलिन बाहर जाकर के देखती है कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा। तभी उसे अंदर से गोली की आवाज सुनाई देती है। जब वो अंदर जाकर के देखती है तो मलिक ने अपने आप को ही गोली मार कर के खत्म कर लिया था। दरअसल वो नहीं चाहता था कि ये मेरे लिए अपने खाने को खराब करे। फिर कैरोलिन इनसे कहती है कि तुम अपना टाइम यहीं पर वेस्ट करो, मैं यहाँ पर रहकर के गोली नहीं खाना चाहती। इतना कहने के बाद वो अकेली ही निकल पड़ती है। अब कुछ दूर जाने के बाद बर्फ की मोटी सतह खत्म हो जाती है और पतली सतह शुरू हो जाती है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए उसे आगे तो बढ़ना ही था। तभी अचानक से एक जगह पर परत टूट जाती है और कैरोलिन गिर जाती है उसमें। वो काफी कोशिश करती है कि वो पानी में ना जाए। इतने में ही वहाँ पर लेफ्टिनेंट और ग्रैंडविक आ जाते हैं। लेफ्टिनेंट कैरोलिन को कैप्सूल फेंकने के लिए कहता है। कैरोलिन फौरन फेंक देती है कैप्सूल को। फिर वो रस्सी फेंक कर के बाहर निकाल लेता है कैरोलिन को। इसके बाद जब ये तीनों आगे बढ़ रहे थे तभी अचानक से कोई गोलियां चलाने लग जाता है इन पर। तब ये तीनों लेट जाते हैं नीचे। तभी ग्रैंडविक अपनी राइफल निकाल कर के निशाना लगाता है और भेजा उड़ा देता है उस स्नाइपर का। इसके बाद ये उस जगह पर जाते हैं जहाँ से गोलियां चलाई जा रही थी। यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं था। इसके बाद ये तीनों यहीं पर रात गुजारते हैं। जब कैरोलिन की आंख खुलती है सुबह तब वो लेफ्टिनेंट को देखती है जो यहाँ पर नहीं था। दरअसल वो उन कैप्सूल्स को लेकर के यहाँ से चला गया था। जब वो नीचे झांक कर के देखती है तो सामने दुश्मन थे जो उन पर गोलियां चलाते हुए उन्हीं की तरफ आ रहे थे। ये देखकर के कैरोलिन और ग्रैंडविक गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं उन पर और थोड़ी ही देर में काम तमाम कर देते हैं सबका। लेकिन तभी एक दुश्मन पीछे से आकर के गोली मार देता है कैरोलिन को। कैरोलिन के हाथ में उस वक्त एक ग्रेनेड था जो एक्टिवेट हो गया था। तब वो छलांग लगा कर के अपने आप को तो बचा लेती है, लेकिन ग्रैंडविक मारा जाता है। अब वो अकेली ही आगे बढ़ती है ओडो रिसर्च सेंटर की तरफ। तभी रास्ते में वो लेफ्टिनेंट को देखती है और गोली मार कर के जख्मी कर देती है उसे। कैरोलिन उसके पास जाकर के कैप्सूल मांगती है। तब लेफ्टिनेंट कहता है कि इस वक्त हम समुंदर के ऊपर हैं, इसलिए हमें ये वायरस समंदर के अंदर दफन कर देना चाहिए, वरना ये वायरस पूरी दुनिया का खात्मा कर देगा। लेकिन कैरोलिन को तो कैसे भी करके अपनी बेटी को बचाना था। वो लेफ्टिनेंट उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर कैरोलिन
अपनी बेटी के प्यार में अंधी हो चुकी थी। इसके बाद कैरोलिन की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने गन के वजन को उठा सके, इसलिए वो अपने गन को वहीं पर छोड़कर के लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ती है। तभी उसे अपने मरे हुए साथी दिखाई देते हैं, जो कैरोलिन को समझाते हैं कि क्यों इंसानियत को खत्म करना चाहती हो। तभी वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को ऑटो रिसर्च सेंटर में पाती है। होश आने के बाद उसे एक औरत के पास ले जाया जाता है, जो एक कर्नल थी। वो कैरोलिन को इस पहले मिशन के पड़ाव को पूरा करने के लिए सम्मानित करती है और उसे बना देती है सेकंड लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट नीलैंड भी यहीं पर मौजूद था। कैरोलिन उस लेडी से कहती है कि मुझे ये ओहदे नहीं चाहिए, मुझे तो ये बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है। तब वो लेडी कहती है कि हमें नहीं पता तुम्हारी बेटी के बारे में। दरअसल कर्नल ने तुम्हें इस मिशन पर भेजने के लिए झूठ बोला था। ये सुनकर के दिमाग खराब हो जाता है कैरोलिन का और वो इस औरत को मार मार कर के फुटबॉल बना देती है। फिर अगले दिन जब कैरोलिन के हाथों की बैंडेज चेंज की जा रही थी, तब वो एक छोटा चाकू छुपा लेती है। फिर जाती है लेफ्टिनेंट नीलैंड के पास और उसे कहती है कि अगर मेरी बेटी जिंदा है तो इस वायरस की वजह से मैं उसे मरने नहीं दूंगी। इतना कहने के बाद ये दोनों निकल पड़ते हैं उस लैब को ढूंढने के लिए। अब जैसे तैसे करके ये पहुंच जाते हैं उस लैब के अंदर और दो साइंटिस्ट को पकड़ कर के पूछते हैं कि जो कैप्सूल हम लेकर के आए थे वो कहाँ है। तब एक साइंटिस्ट इन्हें एक जगह पर ले जाकर के वो कैप्सूल दे देता है। तब कैरोलिन उसमें से वायरस वाली बोतल को निकाल लेती है। तभी हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो इन्हें मारने के लिए इधर ही आ रहे थे। इधर कैरोलिन एक ग्रेनेड से इस जगह को उड़ाने ही वाली थी। तभी वो साइंटिस्ट कहता है कि उस अलार्म को बजाओ और यहाँ से निकल जाओ, फिर बाहर जाकर के अकेले में इस वायरस का काम तमाम कर देना। इस तरह से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं होगा। अब जैसे ही अलार्म बजाते हैं तभी रेड लाइट ऑन हो जाती है। फिर ये दोनों साइंटिस्ट के कपड़े पहन कर के निकल जाते हैं यहाँ से। चलते चलते कैरोलिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहीं पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा था सभी साइंटिस्ट को ले जाने के लिए। तभी कैरोलिन के पास कर्नल और उसके साथी आ जाते हैं। तब कैरोलिन कहती है कि अगर कोई भी आगे बढ़ा तो मैं ग्रेनेड का ट्रिगर छोड़ दूंगी। लेफ्टिनेंट हेलीकॉप्टर में बैठ कर के चला जाता है यहाँ से और कैरोलिन किनारे पर पहुँच कर के कूद जाती है और ट्रिगर छोड़ देती है। इस तरह से उसने अपनी जान देकर पूरी इंसानियत या यूं कहें कि अपनी बेटी को बचा लिया था। और उसके 6 साथियों में से सिर्फ नीलैंड ही जिंदा बचा था, जिसकी आंखों में आंसू थे कैरोलिन की मौत से। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी ब्लैक क्रैब खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।